नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर आप लोगों का फिर इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सेकंड फेज की वोटिंग भी कल खत्म हो गई। कल पूरे दिन तो लगातार चुनाव में अलग अलग जगह पर अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग लोगों से बात करके वहां का मूड समझने की कोशिश करते रहे। रात में लौटते वक्त देर हो गई और फिर ओंकार सर का बहुत ही रास्ते में ही फ़ोन था कि उनको लाइव करना है, तो इसलिए उनके साथ भी बातचीत हुई और उस पर हम लोगों ने पूरा विश्लेषण करने की कोशिश की। तो वो एक फौरी तौर पर किया गया विश्लेषण था। आज एक दिन बाद मुझे समय मिला कि आप लोगों से बातचीत करूं और इस पर इस पूरे जो सेकंड फेज़ हुआ है उसमें आखिर क्या रहा और मेरा अनुमान क्या कहता है। एक बात मैं पहले कह दूं, बहुत सारे लोग शायद, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा लोग आप देखते भी नहीं है इस तरह का, बहुत ज़्यादा कोई ये भी नहीं है कि मुझे बहुत लाखों की तादाद में लोग देख रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मेरी बात साफ शब्दों में कह देता हूँ कि मैं कयासबाजी में बहुत कुछ वो यकीन नहीं रखता हूँ। और मैं चूँकि पिछली बार भी मैंने देखा कि आप सीटों की संख्या को जब आप बहुत सारी चीज़ों से एनालाइज़ करते हैं तो उसमें एक्यूरेट नहीं बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि मैं इसीलिए सीटों से बचा के सीधी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। जो सीट मुझे दिखती है मैं उस पर डिस्कशन भी करता हूँ। बहुत सारे लोग उस पर कुछ-कुछ लिख देते हैं, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मैं कुछ लोगों के साथ, आप में से चाहे 2, 4, 10 हज़ार जितने भी लोग हैं, वो जो मुझे जिनको पसंद है मुझसे बातचीत करना और मुझे भी अच्छा लगता है, मैं उनके लिए ये वीडियो बनाता हूँ। तो अब जो दूसरा चरण है उसमें सबसे पहले क्या चीज़ इतनी बड़ी है जिसको लेकर बातचीत है? क्यों इस दूसरे चरण को सबसे बड़ा बीजेपी के लिए ये माना जा रहा था कि ये पूरा चरण बीजेपी का वाटरलू साबित होगा? ऐसा क्या है इस पूरे चरण में? क्या इन इलाकों में कोई मुद्दे बहुत बड़े हो गए थे? या बीजेपी ने कुछ इस तरह के काम किए थे कि जिनसे यहाँ बहुत दिक्कतें पेश आ गई हों? बीजेपी के खिलाफ माहौल क्रिएट हो गया हो, या फिर ऐसा हुआ हो कि कोई करप्शन के इस इलाके के बहुत बड़े आरोप लगे हों, या फिर इस इलाके में जो बीजेपी ने बाकी सब जगह किया है उस तरह का काम नहीं किया है, या फिर जो बीजेपी से बिखरी हुई जाति हैं, वो यहाँ बहुत तादाद में हैं। क्या कारण है कि सेकंड फेज़ को बीजेपी के लिए सबसे खतरनाक जगह माना जा रहा था और सबसे बड़ी लड़ाई यहीं बीजेपी को झेलनी थी और सबसे बड़े नुकसान की जो बात की जा रही थी, आप अगर बात करते किसी भी उनसे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो वो लगातार एक ही बात कह रहे थे, आखिर इस इलाके में है क्या? तो जो अक्सर मैं बातें करता हूँ, चूँकि बहुत सारी चीज़ें वापस घूम करके आती हैं, आप रोज़ नई चीज़ें आपको नहीं होती हैं, उन्हीं चीज़ों को अलग-अलग जगह पर जो दिखती हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। अब इस पूरे में विपक्षी दल या जो गठबंधन है, उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो किस चीज़ को इतनी बड़ी ताकत मान रहा था कि यहाँ बीजेपी के लिए ये पूरा हिस्सा वाटरलू होगा और योगी जी इस जगह से बिल्कुल गायब हो जाएँगे। योगी आदित्यनाथ को इस जगह पर रुकने की कई जगह नहीं मिलेगी। ये पहले फेज़ के बाद जो एक तरह का नैरेटिव शुरू किया गया और उसमें बहुत सारा एक खास मीडिया का रोल रहता है। हो सकता है चुनावी रिपोर्टिंग, चुनाव में हर आदमी अपना असेसमेंट लगाता है, लेकिन आपको उस असेसमेंट में ये साफ नज़र आ जाता है कि उसमें कितना असेसमेंट उसका जेन्युइन है और कितने को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले फेज़ में भी मैंने आपको बताया था कि बीजेपी को बहुत बड़ा कोई नुकसान इस तरह का नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो गठबंधन है वो जितनी उसकी शक्ति हो सकती थी सोशल इकोनॉमी को जोड़ते हुए या सोशल ग्रुप को जोड़ते हुए, उसमें वो उससे ज़्यादा बढ़ने की स्थिति उन्होंने बताने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा था। ग्राउंड पर नहीं दिखा, हालाँकि फिर बाद में कागज़ों पे, स्टूडियो में और तमाम जगह पर आपको दिखा है। तो मुझे लगता है कि सेकंड फेज़ में ऐसा सबसे पहला सवाल यही होता है आपके ज़हन में भी और बाकी तमाम लोगों की, कि आखिर सेकंड फेज़ में ऐसा क्या है जो बीजेपी को सबसे खतरा दे रहा था? तो आप जान लीजिए, इसमें कोई मुद्दा नहीं था, इसमें कोई इश्यू नहीं था, इस पे कोई ऐसा जातीय कोई खिलाफ काम नहीं किया कि योगी जी ने वहाँ जाकर कुछ ऐसा किया होगा, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से, कि वहाँ की जनता बहुत नाराज़ हो गई होगी। उनका सबसे बड़ा आधार, गठबंधन को क्यों लग रहा है कि ये सबसे बड़ी चीज़ है, उसका सबसे बड़ा आधार वहाँ मुस्लिम वोटों की बहुतायत का हो जाना है। दरअसल जो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आपने देखा होगा कि हिंदू ध्रुवीकरण एक झूठ और मिथ से ज़्यादा कुछ नहीं जिसको गढ़ा गया है, लेकिन मुस्लिम ध्रुवीकरण एक सच्चाई के तौर पर है।
तो इस पूरे सेकंड फेज में विपक्ष की जीत का कारण किसी मुद्दे पर, या जो उम्मीद थी, जीत का कारण माफ कीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, जीत की जो उम्मीद है वो कोई मुद्दा नहीं, कोई बहस नहीं, सिर्फ मुसलमान वोटरों का बीजेपी के खिलाफ बिना किसी मुद्दे के उसके खिलाफ अपनी एक जो नफरत है उसके बायस में होकर, और इस बार चूंकि वो एक तरफा वोट करें ऐसा मैसेज जा रहा है, उसके लिए, इसीलिए इस पूरे इलाके में इस फेज को सबसे बड़ा बीजेपी के लिए युद्ध का मैदान माना जा रहा था, जहां बीजेपी की सेना शस्त्र भी उठा नहीं सकती, क्योंकि उनके राजनीतिक शस्त्र की बात हो रही है, उनके तमाम शत्रुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। ये एक कारण था, अगर आपको दिखाई देगा, कोई मुद्दों की बात नहीं थी। और जिस तरह से वोटिंग हुई, 55 सीटों पर ये वोटिंग होनी थी, चूंकि आप तो सारी चीजें आप लोग सब तक आप रोज देख रहे हैं, तो आपको ये भी मालूम है कि 9 जिलों की इन 55 सीटों में से अगर पिछली बार की बात करें, जो 2017 की बात है, उसमें बीजेपी ने अनएक्सपेक्टेडली उनके लिए, चूंकि बीजेपी का अगर हम 2017 का प्रदर्शन देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा जो शानदार प्रदर्शन उसके हिसाब से रहा, और उस प्रदर्शन ने बहुत सारे, खासतौर से समाजवादी पार्टी को एकदम चौंका कर रख दिया था, क्योंकि 2017 में जब चुनाव प्रचार हो रहा था, फिर से लौटेंगे अखिलेश, जो उनका एक नारा था, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो हुई, पंक्चर हुआ जो वो आइडिया उस वक्त, या साइकिल को, जो यूं तो हर जगह से आपने देखा होगा कि 53 सीटें यहां मिली 58 में से, लेकिन उतना भी शायद झटका जितना रुहेलखंड और इस अंचल में लगा, क्योंकि यहां मुस्लिम वोटरों की तादाद इतनी ज्यादा थी, जहां उनको लगता है कि बीजेपी यहां कभी कदम नहीं जटा सकती, लेकिन वहां उनको जो सीट मिली थी उसने सबको चौंका के रख दिया था, क्योंकि 55 में से 38 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे, 15 पर सपा को मिली थी, और कांग्रेस को भी 2 सीटें हासिल हुई थी। बसपा वहां से बिल्कुल साफ हो गई थी, जो उससे पहले 8 सीटें थी। लेकिन 2012 में जब समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ जीत कर आई थी, तब 226 के करीब उसको सीटें मिली थी, तब सपा को वहां 40 सीटें मिली थी। यानी इन सीटों में से, जिन पर आज चुनाव था, 55 में से 40 सीटें मिली थी, और थोड़ा सा बीजेपी से बस थोड़ी सी ज्यादा कामयाबी, यानी बीजेपी का जो रिकॉर्ड था उससे 2 सीटों को ज्यादा थी। बसपा को 8 मिली थी, भाजपा को उस वक्त सिर्फ 4 सीट आई थी, मतलब 2012 में भाजपा यहां सिर्फ 4 सीटों के साथ थी। आपको यह भी गौर करना होगा, 2012 के चुनाव में बीजेपी कहीं दिख नहीं रही थी, और उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा था, क्योंकि उनके पास कोई इस तरह की लीडरशिप भी नहीं दिख रही थी। 2017 में तो 34 सीटों का फायदा हुआ, हम लोगों ने ये ट्रेंड देखा, लेकिन 2007 में इन 55 सीटों पर बसपा को 35 सीटें मिली थी, यानी बीजेपी से 3 सीटें कम 2017 के, सपा को 11 मिली थी, और भाजपा को 7 और कांग्रेस को 2 सीट मिली थी। यानी अगर पिछले 3 चुनाव को अगर आप देखते हैं, तो इन 55 सीटों ने बहुत कुछ खेल किया है, और यह भी तय किया है कि लखनऊ तक पहुंचने के लिए किसी एक पार्टी का रास्ता कितना सुगम बनाया जा सके। अब यहां सबसे ज्यादा, अब चूंकि एक और बात कर लेते हैं कि 2019 में जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इन आरएलडी, इन तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो वहां ये कहा जाएगा कि 27 सीटों पर, जो 11 संसदीय सीटें थी, उसमें से 7 सीटें इस गठबंधन को मिली थी, 11 में से, यानी 4 सिर्फ बीजेपी को मिली थी। और जो इन दोनों का 55 सीटों की बसपा और जो सपा का गठबंधन का जो वोट शेयर था, वो इन पर बीजेपी से ज्यादा था। लेकिन बीजेपी को यहां 27 सीटों पर उस वक्त भी बढ़त मिली थी, बढ़त हासिल हुई थी इन सब में, और बीजेपी को और इन दोनों को मिलाकर 28 सीटों पर सपा और उसको मिली थी। 2017 में चूंकि सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी थी, सपा ने 42 उम्मीदवार अपने उतारे थे, 15 उम्मीदवारों ने जमानत जीत दर्ज की थी, 21 उम्मीदवार उनके दूसरे नंबर पे थे। यानी ये समाजवादी पार्टी के लिए एक ताकतवर तब भी गठबंधन के तौर पर दिख रहा था। और 55 सीटों में से महज 2 सीटों पर कांग्रेस आई थी, और कांग्रेस के लिए दोनों सीटें मुझे लगता है कि एक बहुत ही ज्यादा बोनस पॉइंट था, वरना उनका कोई वो नहीं था। बसपा अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, 40 उम्मीदवार उसके तीसरे नंबर पर चले गए थे, जो इससे पहले 2007 में आपको याद होगा 35 सीटों पर जीत कर आई थी। तो मुझे लगता है कि
ओवैसी का भी खैर बात कर लेते हैं, क्योंकि एक ऐसी जगह थी, यही एक ओवैसी की सीट, हालांकि हम लोग उस पर बात कर चुके थे कि जो जियाउर रहमान, शफीकुर रहमान का बेटा था, इसी वजह से संभल में उसने अपने दम पर जो ओवैसी का सिर्फ सिंबल का इस्तेमाल किया था और दूसरे नंबर पर रहते हुए लगभग 49,000 50,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। तो वो वोट ओवैसी के नहीं थे। इस बार ओवैसी को वहां 1,000 से ज्यादा, क्योंकि ज्यादा नुकसान होगा। 12 सीटों पर ओवैसी ने पिछली बार उम्मीदवार लड़ाए थे और 11 पर उसकी जमानतें जब्त हुई थी उनके उम्मीदवारों की। इस बार वो 12 के 12 की हो जाएगी। अब हम लोग इस पूरे ये डाटा था, लेकिन अब आप देखेंगे कि सहारनपुर से ये शुरू हुआ और सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो ये अल्पसंख्यक हिस्सों में बहुत जबरदस्त वोटिंग होना शुरू हुआ। ये एक बड़ा कारण आपने बार बार सुना होगा कि लंबी बैठयू और बेहट विधानसभा से मैं शुरू कर सकता हूं, क्योंकि मां शाकुंभरी का वहां मंदिर है, वहीं से चूंकि 01 विधानसभा है वो, और वो पिछली बार कांग्रेस के पास अप्रत्याशित तौर पर थी। वहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, नरेश सैनी वहां से विधायक चुनकर आए। चूंकि इमरान मसूद जिस तरह से पूरी ताकत के साथ वहां कांग्रेस के साथ था, इमरान मसूद का एक जमाने में 2007 में जब निर्दलीय, तब ये सीट का नाम कुछ और हुआ करता था, मुजफ्फराबाद, उस सीट पर, उस वक्त के बाद से इमरान मसूद इस पूरे इलाके में मुस्लिम राजनीति का एक नया चेहरा, यानी जो रशीद मसूद उनके चाचा थे, उनके बाद ये एक नया नाम, और उनके बयानों में जिस तरह की तुलसी थी, जिस तरह से इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुट्टी काटने जैसे शब्द इस्तेमाल किए और जिस तरह के कड़वे अल्फाजों के साथ उन्होंने शुरू किया था, तो वो जल्दी ही जो हार्ड लाइनर वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर हैं, उनके बहुत ही प्यारे और वो हो गए थे, और उन्होंने एक इस तरह की हैसियत हासिल कर ली थी कि तमाम पार्टियां इमरान मसूद का चेहरा देखती थी। हाजी इकबाल भी वहाँ एक बहुत बड़ा बीजेपी बसपा से जब ताकत मिली तो उसने भी वहां काफी ताकत अर्जित की थी। ये बड़े परिवार हो गए थे, जहां अगर हम लोग मुस्लिम राजनीति की बात करते हैं तो नरेश को वोट मिला और एक और सीट पर अक्सर वो बीजेपी कांग्रेस को जीत हासिल हुई। हालांकि खुद इमरान मसूद हार गए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे लेकिन इस बार जब बेहट में, चूंकि कांग्रेस की बात मैं पहले कर लेता हूं, बेहट में कांग्रेस का कोई पोलिंग एजेंट भी देखने को नहीं मिला। हम लोग उनके बस्ते ढूंढ रहे थे, और चूंकि जो बस स्टैंड है, मेन बस स्टैंड है बेहट का, जहां से मां शाकुंभरी को रास्ता जाता है, उसके सामने तमाम उनके पोलिंग एजेंट्स बने हुए थे, क्योंकि वहां जनता इंटर कॉलेज है और सबसे बड़ा वोटिंग सेंटर है, सबसे ज्यादा पोलिंग वहीं होता है। तो वहां उसके सामने अलग अलग पार्टी के बस्ते लगे हुए थे, जिसमें कि सपा को बहुत आप भीड़ देख रहे थे और बस भाजपा के पास बहुत भीड़ देख रहे थे। बीच में एक मेडिकल स्टोर के सामने दरी बिछाकर एक शख्स बैठा हुआ था, जिसको ये पहचान में आया जब उसने ऊपर देखा कि एक तिरंगा बांधा हुआ था, जो अपनी उनकी पार्टी का झंडा था, और उसके पास ना कोई बेचारे से पूछने आ रहा था, ना कोई लिस्ट देख रहा था। क्योंकि ये भी आप इसको इसलिए समझते हैं, ये वैसे तो कोई भी एजेंट कहीं भी जाके अपनी देख सकता है नंबर से, लेकिन वहां पोलिंग पार्टी पे उसी बस्ते को बोलते हैं, इसको बस्ता भी बोलते हैं गांव की भाषा में, अपने ही बस्ते पर जाकर अपनी पार्टी का उम्मीदवार को वोट देने के लिए जो समर्थक होता है वहीं जाता है, वोटर्स जो है। तो उनके पास कोई नहीं जाता था, और 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे जब हमने जाके देखा तो मेडिकल स्टोर खुल चुका था, और वो जो दरी और झंडा है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था। दरी लिपट चुकी थी और वो झंडे वाला वहां से गायब हो चुका था, क्योंकि मुझे लगता है कि वो समझ गया था कि जब किसी को आना नहीं तो यहाँ बैठ के करना क्या है। तो वो मेरा एक ट्वीट भी है, आप सब देख सकते हैं। कांग्रेस, क्योंकि नरेश सैनी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो इस बार बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे, और बीजेपी और उसके बीच में काफी लड़ाई है। इनमें से मैंने फिर शायद ये बताना भूल गए कि इन सीटों पर 37% मुसलमान हैं इस पूरे जिले में, जो सपा की सबसे बड़ी जमीन बनते हैं, और सपा को लगता है कि वही उसका सबसे बड़ा बेस है। साथ ही 17% जो वोटर है वो दलित हैं, यानी वो जो ताकत बहुजन समाज पार्टी ने हासिल की थी इस पूरे बिजनौर से शुरू करने के बाद, बिजनौर और सहारनपुर बसपा के बहुत ताकतवर इलाकों के तौर पर लगभग 2 दशकों तक रहे। और अभी भी मैं ये कहूंगा कि 2019 के चुनाव के बावजूद 2017 में भी अगर आप देखते हैं तो 22% वोटर के साथ बसपा बहुत बड़ी ताकत थी, जो इस इलेक्शंस के बाद सबसे बड़ी नजर, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस बार बसपा का प्रदर्शन बाकी दोनों पार्टियों के प्रदर्शनों को, दोनों गठबंधन के प्रदर्शनों को तय करेगा। बसपा आखिर किसका खेल बना देती है या किसका खेल बिगाड़ती है, क्योंकि खुद का उसका
खेल इस समय तक जो पहले 2 फेज़ की वोटिंग जो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था, हालाँकि वे जब बुंदेलखंड में भी एक दौर में उसने बहुत ताकत अर्जित की थी। जब हम उस तरफ बढ़ेंगे तो उस तरफ बात करेंगे, लेकिन इन 2 फेज़ में लगता है कि बसपा इस तमाम समर्थकों को इकट्ठा करने में, अपने समर्थकों का जो उसका वोट बेस है, जो जाटव वोट बेस सबसे स्ट्रॉन्ग जाटव बेस है, क्योंकि मायावती 2 बार हरोड़ा से जीती थी और बहुत रिकॉर्ड मतों से जीती थी। उन्होंने बिमला राकेश जो समाजवादी पार्टी की थी और वो कई बार की विधायक थी, उनको हराया था। और उसके बाद पहली बार वो बिजनौर से सांसद भी बनी थी, 1989 में जीती थी। उससे पहले वो कैराना और बिजनौर दोनों हार चुकी थी। शुरुआत उन्होंने कैराना में लोकसभा चुनाव में लड़कर की थी। उस समय वो कोई पहचान नहीं छोड़ पाई थी, लेकिन धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी ने इस हिस्सों को और दलितों को अपने एक ताकत बनाते हुए, आधार बनाते हुए, मुस्लिम वोटों के सामंजस्य के साथ फिर बाकी दूसरी जातियां भी जोड़कर एक अपने आप को क्लीन तौर पर एक सत्ता में लाकर भी उस पूरे मिशन को किया था जो शुरुआत की थी। लेकिन इस पूरे चुनाव में जो अभी तक के 2 फेज में, चूंकि मायावती जो है 2 जनवरी के बाद उतरी, फील्ड में 2 जनवरी के बाद उतरी, उससे पहले उनका जो एक अपना मैकेनिज्म है, पार्टी जो है सिर्फ जातीय गणित को और उसको समझकर वोट कैंडिडेट्स का और उनके बीच का जो प्रचार चलता है, जिसमें वो टीवी, अखबार, इन तमाम माध्यमों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने पर यकीन नहीं करती हैं। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद मुझे लगता है कि इस पूरी चीज़ों में काफ़ी बदलाव हुआ है। तो वो चीज़ आपको दिखेगी कि बहुजन समाज पार्टी, अगर हम लोग सहारनपुर में बात करते हैं, तो 2-3 सीटों पर ऐसा लगता है जैसे मुस्लिम वोटर्स को उसने थोड़ा बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। सुबह से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, सुबह से हर बूथ पर आपको अल्पसंख्यक वोटर्स दिख रहे थे। तो इस बात को दिल्ली के स्टूडियो में बहुत ज़्यादा चर्चा भी बनाई गई, लेकिन मुझे लगता है ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। 2017 के भी अगर आप जाकर फोटो देखने की कोशिश करेंगे, मैं इसीलिए आप लोगों को कहता हूं कि मैं सिर्फ बिना रेफरेंस के आपको कोई बात नहीं करता। मैं जो कहता हूं उसको आप चेक कर सकते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया पे झूठ बोलना या इस तरह की फर्जी बातें करना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि आप तुरंत दूसरी जगह जाकर वेरीफाई कर सकते हैं और वापस लौट के उस पर लिख सकते हैं। तो कई बार गलती भी हो जाती है, तो हम लोग उसको रेक्टिफाई करते हैं अगर वो सायास ना की गई हो। तो मुझे लगता है कि जब हम ये देख रहे हैं तो 2-3 सीटों पर आपको मुस्लिम वोटर लगता है कि उसने इस बात को सोचा है कि शायद यहाँ समाजवादी पार्टी की कोई उम्मीद नहीं है और इस चक्कर में वो बटा है, या व्यक्तिगत संबंधों पर बहुत कम गया। यहाँ तक कि सादान मसूद जो उनका जुड़वा भाई के तौर पर है, जुड़वा भाई है इमरान का, वो बसपा में चला गया, तो उसको भी वोट बहुत कम दिख रहा था कि मुस्लिम वोटर्स उसकी तरफ उतने ताकत के साथ नहीं थे, क्योंकि वहां भी लोग बात कर रहे थे कि साइकिल को वोट देना है। क्योंकि इस बार मुस्लिम जो वोट कर रहा है वो बीजेपी को हराने का जो एकमेव एजेंडा होता है, उसमें उसने एक नई चीज जोड़ी है कि उसको गठबंधन को जिताना है। इसीलिए अखिलेश यादव के नाम पर वोट पड़ रहा है। ये वोट बहुत ज्यादा और किसी नाम पर नहीं है कि आप आजम को, या उस पर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, जो चूंकि अभी तक मैं सहारनपुर पर ही बात कर रहा था। सहारनपुर में एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है कि सहारनपुर में बीजेपी को पिछली बार 4 सीटें हासिल थी, उनमें से लगता है कि 4 बीजेपी आज भी इस बार भी ले पाएगी, 3 से 4 सीटें, क्योंकि पिछली बार 2 कांग्रेस को थी, 1 समाजवादी पार्टी को थी। इस बार हो सकता है कि 1 सीट शायद बसपा को कहीं मिल जाए और कांग्रेस बीजेपी 3 या 4, 3 तो उसको श्योर शॉट मिल जाएंगी और चौथी सीट पर वो फाइट में है। यानी आप इसको कह सकते हैं कि पिछली बार का जो कांग्रेस का है वो खाता साफ कर देते हैं तो सपा उसमें एंट्री कर लेती है। और देवबंद बहुत इंटरेस्टिंग है, उसका मैं लगातार आप लोगों से बात कर रहा था। वहां कार्तिकेय राणा और ब्रजेश दोनों राजपूत वोटों पर लड़ रहे थे और उस सीट पर राजपूत विधायकों के जीतने का इतिहास रहा है। लेकिन माविया अली जो पिछली बार समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था, उसका टिकट कटने का ये नुकसान कहा कि कार्तिकेय को हुआ है, क्योंकि वो राजपूतों के अलावा और किसी वोट को जाति के जोड़ नहीं पा रहे थे। और जो गुर्जर है उसका बीजेपी को एक और नुकसान है, जो गुर्जर वोटर है जो और तमाम जगह अगर उसकी बिरादरी का नहीं है तो वो बीजेपी के साथ खड़ा दिख रहा है। यहाँ राजेंद्र चौधरी को खड़ा करके बसपा ने एक अच्छा, मैं कहूंगा कि पॉलिटिकली तो अच्छा दांव था। इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो तो देखना होगा, क्योंकि उनके पास 70,000 जो दलित वोट है, जो स्ट्रांग वोट बेस रहा है अभी तक। इसीलिए पिछली बार जब देवबंद में
बीजेपी जीती थी तो बहुत सारे लोगों ने हो हल्ला मचाया था और ईवीएम को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए थे और एक झूठ को रच दिया था दिल्ली में बैठ के। और इंग्लिश अखबार और इंग्लिश मीडियाज में आपको वो साफ दिखा था टीवी चैनलों में कि साहब वहां कैसे हार सकती है मुस्लिम कैंडिडेट, क्योंकि उन लोगों को न तो रिकॉर्ड से मतलब है, न इतिहास से मतलब है। वहां ये जरूर है कि जो दूसरे और तीसरे पर बसपा और सपा का जो वोट बैंक वो रहा था, उसमें से चूंकि ब्रजेश को 46% वोट मिला था, लेकिन 32% के साथ जो दूसरे नंबर पर बसपा और तीसरे नंबर पर माविया अली जो 22% के साथ था, यानी कुल मिला के वो 54-55% के करीब दिख रहा था। और तो ये कहा गया कि मुस्लिमों का वोट डिवाइड हो गया। ये भी एक बड़ा झूठ था। मैं इसलिए कुछ सीटों को इसलिए कर रहा हूं ताकि ये चीजें साफ तौर पर मेरा कोशिश रहती है कि चीजों को ज्यादा गहराई से और उस झूठ से अलग रखा जा सके जो स्क्रीन पर दिखाया जाता है। तो अगर आप ये मानते हैं कि वो मुस्लिमों के वोट डिवाइड होने से बटा है, तो ये एक बिल्कुल कम इल्मी का एक नतीजा हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोटर वहां 1,10,000 है और उन दोनों का वोट मिलाकर जो 3.5 लाख में से पड़ता है। आप ये सोचिए कि फिर वो कितना दोनों में बंटने से कितना नुकसान होता है। ऐसा नहीं था, क्योंकि 70,000 वोटर वहां दलित वोटर है जो पूरी ताकत के साथ बसपा के साथ खड़ा होता है। तो लिहाजा वो सारा वोट अगर मुस्लिम एक तरफा होता तो भी जीत की गुंजाइश वहां कम होती, क्योंकि वो सीट 1952 से ज्यादातर समय पर राजपूत कैंडिडेट के पास रही है, राजपूत उम्मीदवारों के पास रही है। वो किसी भी पार्टी के रहे हों, लेकिन उनके पास रही है। एक बार 1977 में उस्मान, चूंकि उस समय आंधी थी, उसके बाद फिर एक बार माविया अली उपचुनाव में जीता है और एक बार गुर्जर कैंडिडेट मनोज चौधरी के तौर पर जीता। तो मुझे लगता है कि ये जो राजेंद्र चौधरी का जो वोटर है, उसमें अगर दलित के साथ मुस्लिम जुड़ जाता है और वो मुस्लिम काफी तादाद में जुड़े, तो वो एक जीत का समीकरण बन सकता है। ये कहा जा रहा है कि माविया ने या तमाम लोगों ने अपने कुछ लोगों को ट्रांसफर कराया। कुछ लोगों के ट्रांसफर करने से मामला और दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर सिर्फ कुछ लोग गए होंगे तो जो ब्रजेश है, जिसके खिलाफ लोगों में बहुत विरोध था, कैंडिडेट का बहुत विरोध था। मैं बार बार आपको शायद ये बात करता हूं, आप में से कुछ लोग जो डाई हार्ड बीजेपी समर्थक हैं, उनको लगता है कि मैं इस तरह की चीजें इसलिए कर रहा हूं कि कोई चीज से मतलब किसी चीज से मिसलीड करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है। अगर आप फील्ड में निकल कर देखेंगे, मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोग उधर के होंगे या यूपी को देखते हैं, तो वो जो है विधायकों के खिलाफ विरोध यहां से लेकर सीधा आप चले जाइए बदायूं और वहां तक आपको हर जगह मिलेगा। मैं बाबागंज मीरगंज में था, या तमाम जगह वहां लोगों ने कहा मजबूरी में वोट देंगे, क्योंकि विधायकों के काम पर बहुत कम मोहर जनता लगा रही थी। खासतौर से मुझे लगता है वो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अगर आप कोरोना के पीरियड का देखेंगे तो वो, हालांकि उसका नाम नहीं आपको कहीं दिख रहा, लेकिन जनता को लगता है कि ये गायब रहे सीन से। वो एक इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि लोगों को लगता था जिस तरह योगी घूमते रहे उस तरह उनके विधायक सड़कों पर नहीं दिखाई दिए। खैर, हम लोग देवबंद की बात कर रहे थे। नकुड़ और गंगोह में भी बहुत अच्छी स्थिति में रहे और धर्म सिंह सैनी ने बयान भी दिया था। जो पूर्व मंत्री पहले बीजेपी में, पहले बसपा से, फिर बसपा में आए तो उनकी सरकार बन गई, फिर वो जो है बीजेपी में आए, उनकी सरकार बन गई, और अब वो कह रहे हैं मैं सपा में आ गया तो इसलिए मेरी सरकार बन जाएगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो कोई मुसलमान नहीं है जो सपा को वोट नहीं देता। तो इसके साथ बहुत सारी चीजें शुरू हुई, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को सहारनपुर में किसी बड़े नुकसान की तरफ नहीं। फिर आप लोग वापस चलते हैं कि बिजनौर की तरफ आते हैं। बिजनौर बहुत बड़ा जिला, जहां मुस्लिम और जाटा मतलब दलित कॉम्बिनेशन एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन बैठता है, जो जीत की तरफ इशारा करता था बहुजन समाज पार्टी की। लेकिन ये जब रिश्ता टूटा, ये मतलब इसमें ब्रेक आया, तो समाजवादी पार्टी तब 2012 में आई थी। लेकिन 2017 में बीजेपी ने यहां 6 सीटें जीती थी और 2 सीटों पर सपा को वोट मिली थी। और मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी लगभग 4 सीटें क्लीन कर रही है और बाकी 1-2 पर वो लड़ती भी दिख रही है। और मैं आपको कुछ सीटों को उनको बता भी देता हूं। नजीबाबाद में अगर आप देखेंगे, चूंकि जो मुस्लिम वोट है वो इस बार इस बात की तरफ इशारा करा कि हमको बंटने नहीं देना है, और इसीलिए लंबा वोट शेयर भी हो रहा है। लेकिन मैं फिर बार बार गौर कर रहा हूं कि आप लोग बसपा के वोटर्स को एकदम निगेट कर रहे हैं, तब उसको जीत की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, दोनों के मिलने का कोई मतलब पूरा नहीं होता, क्योंकि 2019 में ये एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। नजीबाबाद में तस्लीम अहमद जो सपा के थे, उसको 81,000, ये तो खैर जीत गए थे। बढ़ापुर में दूसरे नंबर पर जो है जो कैंडिडेट था
मुस्लिम कैंडिडेट था, और तीसरे नंबर पर जो बसपा का कैंडिडेट था, एक पर सपा का कैंडिडेट था, दूसरे पर बसपा का कैंडिडेट था, और उन दोनों को 31% और 22% वोट मिला था, यानी इस डिवीजन में। लेकिन बसपा का, फिर मैंने कहा कि दलित वोट बहुत बड़ी ताकत के साथ था। अगर आप इसको जोड़कर सोच रहे हैं कि इससे जीत जाती सपा तो मुश्किल है, बढ़ापुर इसीलिए बीजेपी जीती थी। नूरपुर में भी यही हालत हुई थी कि सपा को 32% मिला, और जो बसपा का कैंडिडेट है, दोनों मुस्लिम थे, उनको 22% वोट मिला। कांठ में बीजेपी जीत गई थी, जहां सपा को 29% वोट मिला था, बसपा को 17% वोट मिला था, और AIM को भी 9% वोट मिला, और पीस पार्टी को 5% वोट मिला। तो ये कांठ का कोशिश की गई है इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से कि इस तरह का बंटवारा ना हो। मुरादाबाद नगर जब जीती थी, चूंकि यहाँ ये तमाम वो सीटें जहां मुस्लिम कंसंट्रेशन 45% के करीब है, बल्कि मुरादाबाद नगर में तो 52% करीब है, और बेहट में भी 52% के करीब है। तो मुरादाबाद नगर में चूंकि दूसरे नंबर पर SP रही थी और तीसरे नंबर पर बसपा रही थी, जिसमें से 43% और 8% वोट के साथ है। अभी इसको अगर आप सिर्फ ये बटना मान लेंगे कि साहब वो सिर्फ मुसलमान बटे, तो फिर 8% में मुझे लगता है कि अतीक जो है बहुत ज़्यादा मुसलमान वोट नहीं ले पाए होंगे। इसके बाद मुरादाबाद देहात तो खैर जीत ली थी उन्होंने, कुंदर की भी जीती थी, संभल में भी सपा ने जीता था, स्वार में भी सपा के पास थी। लेकिन नौगांव सादात में सपा का जो है दूसरे नंबर पर था, और चौथे नंबर पर मुस्लिम, ये दोनों मुस्लिम कैंडिडेट थे जो 32%, 17 और 6% के साथ थे। बेहड़ी में भी दूसरे पर बसपा रही थी, तीसरे पर SP रही थी, और उनके पास 26% और 25% वोट क्रमशः रहा था। भोजीपुरा एक ऐसी सीट थी जिसमें SP को 30% मिला था, और बसपा को 21% मिला था, और एक इंडिपेंडेंट के पास भी 2% रहा था। तो ये जो वोटों का परसेंटेज था, उसके नुकसान को कम करने की कोशिश की है समाजवादी पार्टी की वोटों को। तो बिजनौर में यही हाल है। अगर आप बदायूं की तरफ चलेंगे, बदायूं शहर सीट पर इस बार उम्मीदवार के खिलाफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा था लोगों ने, वोट का परसेंटेज भी इस तरह से कम हो रहा था। जब हम लोग वोटिंग देख रहे थे तो बहुत ही कम लग रहा था, और इसीलिए आप एक बात गौर करेंगे कि ज्यादातर सीटों पर, ऐसी सीटों पर, हालांकि ये बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, इतना बड़ा अंतर नहीं है कि इससे बीजेपी को आप बहुत बड़ी चोट पहुंचती हुई देख रहे हैं। अभी की मैं आज की बात कर रहा हूं, 10 मार्च को खैर पेटियां खुलेंगी, तो वो क्या होगा वो तो जनता तय करती है, हम लोग अपना आइडिया शेयर करते हैं। तो अगर आप वहां बदायूं में देखेंगे तो पिछली बार बीजेपी को 5 सीटें मिल रही थी, तो इस बार मुझे लगता है कि वहां नुकसान हो रहा है। पांच सीटों में मुझे लगता है कि बीजेपी को वहां 3 सीटों के करीब पहुंच सकती है, और चूंकि एक सीट पर तो वो बहुत ही शहर में जब लड़ रही थी तो वहां भी उसके उम्मीदवार के खिलाफ, चूंकि वहां एक विधायक जो 5 से 6 बार जीते अलग अलग पार्टी से, उनको पहले पटेल को लिया गया पार्टी में और उसके बाद टिकट नहीं दिया गया, उसका भी कुर्मी वोटर्स पर बहुत फर्क पड़ता हुआ दिखा। अलग अलग जगह पर उन्होंने इस तरह वोट किया, चूंकि वो वहाँ बहुत सारी सीटें इस तरह की हैं जो यादव बाहुल्य हैं, और यादव वोटर्स इस बार पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होते दिखे, और जो 2017 की कहानी थी उससे थोड़ा सा अलग बीजेपी को इस बार महसूस हो सकता है। इसके बाद अगर आप जाते हैं रामपुर में आपको एक और शायद मुझे लगता है कि रामपुर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि पिछली बार आजम खान साहब इस मुस्लिम राजनीति का एक ऐसा चेहरा थे जो सब तरफ दिखाई दे रहे थे, और वही तय कर रहे थे कि आखिर समाजवादी पार्टी में कौन लड़ेगा, किससे लड़ेगा। मुस्लिम वोटों के वही उस समय ठेकेदार उन्हीं के पास थी जो ठेकेदारी थी। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने उनको और उनके बेटे को जरूर टिकट दिया, लेकिन उनकी दी गई लिस्ट पर कान नहीं रखा। और रामपुर में भी अगर आप देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज कम रहा, जो एक हैरानी लोगों को लग रही थी, क्योंकि इस समय जेल में है वो। और लेकिन इससे बीजेपी के लोगों को या किसी को ये समझने की भूल मुझे नहीं लगता करनी चाहिए कि वहाँ कोई उलटफेर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो वहाँ जो 56% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स एक तरफा फैसला कर सकते हैं। तो उनको ये एक और इंटरेस्टिंग बात है, जिन सीटों पर मुस्लिम लोग एक तरफा फैसला करते हैं वहाँ कितने समय से मुस्लिम उम्मीदवार जीतता हुआ आ रहा है, ये देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो पिछली बार 2 सीटें थी, मुझे लगता है कि बीजेपी को इस बार 2 सीटों पर, दोनों सीटों को वापस लेने के लिए जाड़ों तले जो है पसीना आएगा, क्योंकि पूरा जो विरोध है वो होता हुआ दिख रहा है, और उनके लोग बहुत उसमें हैं। लेकिन जो स्वार सीट है जिस पर सबकी निगाह
गढ़ी हुई हैं। पिछली बार वहाँ से अब्दुल्ला आजम जो बेटा है आजम खान साहब का, और उसने जब चुनाव जीता था, लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट, उम्र के फर्जी सर्टिफिकेट लगाने के चलते उसकी जो जीते हुए उसको विधायकी को निरस्त कर दिया गया था, उस चुनाव को निरस्त कर दिया गया था। और वहाँ उसने हराया था कासिम को, नवाब कासिम को, जो बेगम नूर बानो के बेटे और कांग्रेस के एकमात्र इस समय वहाँ के जो चश्मो चिराग, अगर कांग्रेस का कहना चाहिए, कांग्रेस के झंडा वाहक एकमात्र वही हैं। और उनका भी इतना क्लियर मत था, जब उनसे मैंने बातचीत की थी, इंटरव्यू लिया था, तो उनका कहना था कि यहाँ राहुल और प्रियंका के आने से मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं मेरी मर्जी से, मेरी ताकत से लड़ रहा हूँ, और ये हमारा परिवार का रिश्ता जो रामपुर के साथ है उसका ही वजह है। तो वो पिछली बार अब्दुल्ला आजम से हार गए थे। ये अलग बात है, वो चुनाव कैंसिल हुआ तो उसमें उनकी हार को किस तरह देखा जाएगा, वो लीगल बात, टेक्निकल बात हो सकती है। इस बार वहां अब्दुल्ला आजम वापस है, और इस बार नवाब का बेटा वहां लड़ने पहुंचा, और कांग्रेस ने उसको टिकट दिया था, लेकिन उसने कांग्रेस ठुकराई और अपना दल से टिकट लिया था। अपना दल को जितना हिंदू वोटर्स है वहाँ, चूंकि वो भी मुस्लिम बाहुल्य सीट है और बहुत ही मुस्लिम वोट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ कितना वोट अपना दल को मिलेगा। अपना दल ने एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ दिया है जो गठबंधन की तरफ से है, तो बीजेपी के नाम से भी उसको वोट पड़ रहा है, बीजेपी के सारे समर्थक वोट कर रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई में मुझे लगता है कि दूर है। और ये शायद अब्दुल्ला के नाम ये अच्छा एक रिकॉर्ड बनेगा कि साहब पहले चुनाव में बाप को हराया और दूसरे में बेटे को हराया। वो लीगल टेक्निकली कैसे रहता है। इससे उलट रामपुर में भी मुकाबला, रामपुर में बेटा है और रामपुर में आजम के सामने नवाब खुद पहुंच गए, यानी वहां भी जीत आजम की है, यानी बाप बेटे मिलकर दूसरे बाप बेटे को हरा देंगे। ये राजनीतिक विरासत की एक लड़ाई है। और रामपुर जो नवाबों का शहर है, उसमें एक नवाब वो हैं जो ख़ानदानी नवाब है, पूरे नवाब हैं, तो दूसरी तरफ जो जनता ने नया नवाब बनाए मुस्लिम वोटर्स के, वो हैं। तो उनकी लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प होगी। ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा रामपुर में भी उनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। बीजेपी को अपनी 2 सीटें ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, क्योंकि इकट्ठा होते हुए दिख रहा। लेकिन जब हम लोग संभल की बात करते हैं, तो संभल में वो 1 सीट उनकी कन्फर्म है, पिछली बार 2 आई थी, और एक दूसरी पर भी वो लड़ने में है। अगर मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा नुकसान उनको नहीं हो रहा है। संभल सीट उसी तरह से है जो, चूँकि वहाँ अपना वोटर्स मुसलमान ही तय कर लेते हैं, तो उसमें किसी की ज़रूरत नहीं है उनको, और कोई और फिर उम्मीद भी नहीं, बंटवारे की उम्मीद की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि पिछली बार एआईएम का जो कैंडिडेट मैंने आपको बताया एमआईएम का, वो बहुत कैंडिडेट अपने दम से वोट लाया था, ना कि एमआईएम है। हालांकि उसी के दम पर पूरे योगी पूरे प्रदेश में रैली करते घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बार उनकी वहाँ भी ज़मानत जब्त हो जाएगी। इसके बाद आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे तो फिर मुरादाबाद आ जाएगा। मुरादाबाद में 2 सीटें कांग्रेस बीजेपी के पास थी, मुझे लगता है कि वो 2 सीटें रिटेन कर लेंगे। सीटें बदल जाएंगी, जो नगर है वो भी बदल जाएगी और कांट है वो भी बदल जाएगी। इस बार मुझे लगता है कि सीटें दूसरी होंगी, और लेकिन 2 सीटें रिटेन कर लेंगी। मुरादाबाद में भी बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है, बहुत देखने वाला चुनाव है कि किस तरह से जो है बसपा के वोटर्स कोशिश कर रहे हैं कि वो खड़े होकर, कहीं कहीं अलग जगह हमने देखा, लेकिन मुझे लगता है एक जगह मैंने देखा भी था बसपा कैंडिडेट किस तरह वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि दलित हिंदू नहीं होते, और हम लोग जो हैं एक अल्लाह वाले हैं, तो एक साथ होना चाहिए, और हम वो एनआरसी दलितों के लिए आने वाला है। इस तरह के वो नारों के साथ भी ये अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको दिखाई देती हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ हैं। तो लेकिन मुझे लगता है बसपा को वहाँ भी वोट खींच पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। और बहुत सारी जगह जैसे बदायूं में ऐसा दिख रहा था कि जैसे बसपा का वोटर कहीं कहीं कुछ सपा को भी मिलता दिखा, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा अगर वो स्प्लिट हो रहा है तो बीजेपी की तरफ जाता दिखा, क्योंकि मायावती एक तरह से साफ कर चुकी है कि पहली राजनीतिक दुश्मनी समाजवादी पार्टी से, दूसरे नंबर पर भाजपा है। तो वो एक लड़ाई उनके वोटर्स में कितनी दिखाई देती है ये भी देखने लायक बात होगी। बरेली एक ऐसी जगह थी जहां बीजेपी ने पूरा सफाया। जैसे रोहलखंड में आप घुसते हैं तो बीजेपी की 9 बरेली की सीटों पर, और चूंकि उनको काफ़ी मार्जिन से जीत मिली थी, मुझे लगता है कि इस बार भी बरेली में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 6 सीटें के करीब तो उनको मिल ही रही हैं। कुछ सीटों पर ज़रूर मुकाबला है, 9 में से 9 तो नहीं आ रही हैं, लेकिन यह है कि वो फिर भी वहाँ बेहतर प्रदर्शन अपना दोहराने में कामयाब होगी। उसी तरह से शाहजहानपुर में जो पिछली बार 5 सीटें थी, वो 3 सीटों पर जा रही है, 3 से 4 सीट उसको मिल सकती है, और वो थोड़ा नुकसान वो झेल सकती है। अगर हम इस तरह देखते हैं तो मेरा ये कहना है कि जो लंबी लाइनें थी, जिनके साथ दिल्ली के स्टूडियो में लंबा एक विश्लेषण किया गया कि यहाँ से बीजेपी पूरी तरह साफ हो रही है, उस तरह होती हुई नहीं दिख रही है।
चूँकि ये बहुत ट्रेंड भी सेट करता है ये इलाका, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस समय क्या एकदम निश्चित ये दे रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को जितना नुकसान की बात की जा रही थी, जिस तरह से यह कहा जा रहा था यहाँ हवा हो जाएँगे मोदी, योगी एकदम हवा में उड़ जाएँगे, वो दिखेंगे नहीं, तो उस तरह का अभी तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो वोटिंग पैटर्न है, जिस तरह से हम लोगों ने फील्ड में देखा, एनालिसिस करने की कोशिश की, उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी को इन तमाम सीटों पर जीत मिलनी चाहिए, जिन पर मैं बात कर रहा था। ये सब चीज़ें हम लोगों ने स्थानीय एक और चीज़ जिस पर हम लोग बात कर रहे थे, हिजाब का एक ऐसा मुद्दा था जिस पर मैंने बात की और आप लोगों ने शायद उसको उतना पसंद नहीं किया, जबकि मुझे लग रहा था कि वो एक बेहतर चीज़ है कि आखिर राजनीति मुस्लिम वोटर्स को लेकर क्यों हिजाब जैसा इशू बड़ा हो सकता है, लेकिन वो आपको शायद इतना अच्छा नहीं लगा। मुझे लग रहा था कि वो एक बेहतर सब्जेक्ट था, क्योंकि हम लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो इस्तेमाल ये राजनीति में इस समय करती है, कांग्रेस ने किया पहले, फिर बाद में दलित पॉलिटिशियंस ने किया, मुस्लिम्स जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो लोग उनका बहुत इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो वास्तव में क्या थे, बहुत सारे ने, एक शख्स ने मुझे लिखा कि वो हिंदू धर्म को भी ये करते थे, तो मैंने उस बात को इनकार नहीं किया। मैंने ये कहा कि ये जो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग का है ये उनका दिन था, तो उस पर हम लोग कह रहे थे। लेकिन हिजाब पर वापस जाते हैं। हिजाब हमको जब हम लोग चुनाव कवर कर रहे थे तो उस समय स्ट्राइक किया कि हिजाब का इशू बीजेपी को फायदा नहीं देने के लिए था। वो हिजाब का इशू शायद इसलिए कंसंट्रेशन किया गया, अचानक इस समय बड़ा किया गया, जबकि वो काफ़ी दिन पुराना इशू भी हो गया था। उसको इसलिए उठाया गया ताकि यहाँ उत्तर प्रदेश में जो चेक करने वाले थे, जो देखने वाले थे, उनकी हैसियत और हिम्मत ना हो कि वो हिजाब के बाद जो आप अपना आईडी लेके गए हैं उससे आपको चेहरे से नकाब हटाकर या हिजाब हटाकर उससे वेरीफाई कर सके। और ये बात कई जगह दिखाई दी, और जब बीजेपी ने इसकी शिकायत की, वो बाद में शिकायत की, उससे पहले हम लोग देख भी रहे थे कि ये कैसे तय होगा, क्योंकि ये हिजाब के इशू के बाद इतना डर गए थे लोग यहाँ चुनाव में बैठे हुए। एक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि पोलिंग पार्टी जो पोलिंग एजेंट बनाए जाते हैं, खासतौर से चूंकि पॉलिटिक्स में झगड़े का बड़ा वो रहता है, ताकत का, मसल्स का, तो वो आप देखेंगे कि ज़्यादातर पोलिंग जो एजेंट जो अंदर होते हैं, जो हर एक पार्टी अपना एजेंट बनाती है, आप देखेंगे उसमें सारे मेल होते हैं, पुरुष होते हैं। कोई भी पार्टी इस बात की, चूंकि एक एक अंदर बैठता है, तो इसलिए महिलाओं को बनाने का कोई जोखिम नहीं लेती, और उस पर जो महिला अगर वो कोई आपत्ति उठा सकता है तो पुरुषों पे उठा सकता है, क्योंकि उनको जानता है, उनको पहचानता है, उनको देखता है, उसी क्षेत्र का बनाया जाता है और वो वेरीफाई भी करता है। लेकिन अगर कोई महिला है तब वो क्या करेगा? क्या कोई पोलिंग एजेंट में इतनी हिम्मत है? या एक मर्यादा भी होती है कि किसी महिला से वो ये नहीं पूछ सकता कि आप अपना नकाब हटाइए या अपना हिजाब हटाइए, ताकि आपको वेरीफाई किया जा सके। और बहुत सारे बूथ पर, जैसे एक दो जगह बूथ देवबंद में दिख रहे थे, वहाँ महिला अधिकारी नहीं थी, जबकि ज़्यादातर पर शायद ये था कि हर एक पर मैंडेटरी होगी। और जो बैठी हुई थी उनमें से शायद ही कोई शायद ही नकाब हटाकर वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे। वो जब कोई मेल आता था तो उसको ज़रूर ऐसे गौर करके देखते थे। हालांकि सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि वो सीसीटीवी कैमरे इस बात की ज़्यादा तायद कर सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ कि क्या ज़्यादातर जगह पर और ज़्यादा समय तक उनको किसी को चेहरा नहीं देखा गया, ना उसको कोई वेरीफाई किया गया। लिहाजा जो हिजाब का इशू था उसका फ़र्क यहाँ की जो पोलिंग मशीनरी थी उस पर पड़ा, और उन लोगों ने इस बात की कतई तहकीकात करने की कोशिश नहीं की कि क्या कोई फर्जी पोलिंग हो रहा है। इस बात को लेकर देवबंद के एक जगह बूथ के अंदर काफ़ी थोड़ा बहुत झगड़ा भी हुआ, कुछ लोगों ने कहा भी, चूंकि जब दोपहर में बीजेपी ने इसकी शिकायत की, जब तक वो समझ पाए उसके बाद उन्होंने शिकायत की, तो लेकिन तब कुछ लोगों ने ये आपत्तियां उठानी शुरू की, और जिसका नतीजा ये हुआ कि कई जगह काफ़ी विवाद होने की भी गुंजाइश थी। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इस बात से दूर रहना चाहा, उन्होंने इस बात पर बहुत गौर नहीं किया। देवबंद में एक जब पोलिंग एजेंट फिर बाहर जा रहा था एक लेडी को लेकर वापस, क्योंकि तो उसको वहाँ जो तैनात इंस्पेक्टर थे उसने कहा कि तुम सुबह से छठी बार बाहर जा रहे हो, तुम पोलिंग एजेंट हो, तुम अंदर रहना चाहिए। उसने कहा मैं मेरी बहन को लेकर जा रहा हूँ और इसके कागज नहीं है। काफ़ी झगड़ा हुआ और उसमें उसने इंस्पेक्टर ने उसको धक्का दिया थोड़ा सा उसके साथ, तो चूंकि वो पुश कर रहा था, कहा कि तुम अंदर जाके बैठो वरना मैं तुमको अंदर से नहीं। उस एक बार वो नमाज पढ़ने गया था, एक बार उसने कहा कि मैं 2-3 बार वैसे लेके गया था, और तब उसको कहा कि तुम वहाँ जाके बैठो। हालांकि एक टिप्पणी छोटी सी थी, लेकिन उसने कहा कि ये अभी से मतलब इनको लग रहा है कि सर पे चढ़ना चाहिए, ये उसका कहना था, मतलब पुलिस वाले का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें बहुत, तो एक पर्सनल टिप्पणी हो सकती है। लेकिन जब मैं अंदर फिर गया उसी बूथ पर,
तो पता चला वहाँ एक दूसरे पोलिंग एजेंट ने कहा कि पिछले 1.5 घंटे से यहाँ सिर्फ इस बूथ पर महिलाओं की बहुत बड़ी लंबी लाइन थी, जो मुस्लिम महिलाएं जो पर्दा पहने हुए थी, नकाब किए हुए थी। और जब ये पोलिंग एजेंट ने आपत्ति उठानी शुरू कर दी और ये कहा, तो अचानक वो कागज लेकर वापस जाने लगी और वो अचानक गायब हो गई। तो जिसको वो लेके जा रहा था, वो पोलिंग एजेंट, वो उसी बूथ का था और वो 1 घंटे से जो चल रहा वो था वोटिंग। उसके बाद जब चेकिंग शुरू हुई तो उसमें से बहुत सारे लोग अचानक भागे कि ये मेरी बहन है, ये कागज लेने जा रही है, ये वो जाने जा रही है। तो इसका फर्क, हालांकि ये बहुत ज़्यादा, चूंकि इतने बड़े जब हाई प्रोफाइल पोलिंग होती हैं तो उसमें कई बार इस तरह की वोटों का भी बहुत मतलब रहता है। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो हमको इस चुनाव में दिखाई दी है। और आखिर में मैं कह रहा हूँ कि कल से फिर तीसरे फेज़ के लिए हम लोग निकलेंगे, अलग अलग शहरों में रहेंगे, तो उस पर फिर बातचीत होगी। लेकिन आज की डेट में अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि इस फेज़ में क्या हुआ, तो मुझे लगता है कि इस फेज़ को बीजेपी का वाटरलू बनाने में जो गठबंधन है, जो उनकी उम्मीदें थी, वो पूरी नहीं हुई। इस फेज़ में बीजेपी अपने ग्राउंड्स पर जो नुकसान, तो चूंकि होना एंटी इनकम्बेंसी है उनके विधायकों के खिलाफ, उसमें कोई शक नहीं, इसलिए उनका वोटर उस तरह निकला नहीं। और मुसलमान वोटर्स ने अपने नुकसान को और अपना एजेंडे को क्लियर रखा, अपने नुकसान को, जो बंटवारा वोटों का था, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की और पूरी ताकत के साथ बीजेपी को हराने के लिए लंबी लंबी लाइनों में वोट किया। लेकिन सवाल है कि उनके साथ और कौन जुटा? क्या वो अकेले सिर्फ उन सीटों को छोड़ दें जिन पर वो अपने दम से हराने में कामयाब है? क्या वो दूसरों पर हरा सकते हैं? ये देखना होगा। 10 मार्च का दिन होगा, उस दिन फिर हम लोग बात करेंगे। हो सकता है कि मुझे सुधार की गुंजाइश हो, या फिर लगता है कि कुछ बीजेपी ने बेहतर कर दिया हो जाए मुझे। लेकिन फिलहाल नुकसान दिखता है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं दिखता कि बीजेपी उससे नीचे आ जाए, या फिर हम लोग उस तरह की मीम्स जो चल रहे हैं कि योगी मोदी जो है झोले के साथ हैं, उस तरह के मीम्स मुझे नहीं लगता कि वो शायद लोगों ने, इस समय सोशल मीडिया का दौर है तो उसमें ज़्यादा कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं एक बार फिर कहूँगा कि अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो आप इनको शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है लोग देखें, क्योंकि मुझे और बाकी कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। लेकिन अगर ये अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। उसका बहुत फैलने में अंतर होता है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें साफ करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे एक बार फिर मुझे कहना है, जिन लोगों ने नहीं देखा है अंबेडकर वाला एपिसोड, वो ज़रूर देखिए। बी आर अम्बेडकर साहब ने पर्दे पर क्या कहा, वो बहुत ही अच्छा एपिसोड मुझे लगता है, मेरे दिल के करीब है। बाकी आप लोगों की मर्जी। हालांकि उसको ओमकार चौधरी सर ने भी अपने उस पर जगह दी है, उनको भी बहुत बेहतर लगा था। आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।